तो ये जो आपका टॉपिक है इसमें काफी कुछ, जैसे आप टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, जैसे अडॉप्शन है, डिफ्यूजन है, इनोवेशन है, तो ये सब होते क्या है। ओके, तो सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। किसी हेलो को क्लियर, हेलो, किसी को आवाज क्लियर सर, नहीं। आवाज जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो एक्सटेंशन है इसमें हमारा मेनली कंसर्न होता है फिश फार्मर्स से, मतलब कि जो भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जैसे केवीकेज हो गया, ठीक है, अदर रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे हमारा कॉलेज हो गया, कॉलेज में भी रिसर्च के थ्रू काफी कुछ टेक्नोलॉजीज जनरेट होती है। तो ये टेक्नोलॉजीज जो है जनरेट होने के बाद फार्मर्स तक कैसे पहुंचेगी, इसका काम कौन करता है, हमारे एक्सटेंशन एजेंट्स करते हैं, जो कि फार्मर्स को, जो कि हमारी टेक्नोलॉजी है वो फार्मर्स तक पहुंचाते हैं। और फार्मर्स को ये ट्राई करते हैं एग्री करने के लिए वो कि वो इन सब जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करें, यूज करें। और अगर वो ज्यादा जो पहले से वो टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी फार्मिंग प्रैक्टिस या फिर कोई भी फिश फीड है उसको यूज कर रहे हैं, वो अगर ज्यादा अच्छी नहीं है तो जो भी इम्प्रूव्ड वैरायटी उनको प्रोवाइड की जा रही है उसको एक्सेप्ट करें। ओके, तो यही होता है हमारा, जो फार्मर अगर किसी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, तो वो क्या हो गया, अडॉप्शन हो गया। ओके, और यही टेक्नोलॉजी जब हमारी एक मान लीजिए एक विलेज हो गया, एक विलेज में कई सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं, पहले किसी ने यूज किया, फिर उसकी देखा देखी कोई दूसरा एक्सेप्ट करके यूज कर रहा है, फिर उसकी देखा देखी कोई तीसरी यूज कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वो जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो जो हमारा इनोवेशन है, वो उसका डेसिमिनेशन मतलब कि फैलाव हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है उसका। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो इनोवेशन है। तो इनोवेशन हम इसकी जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। एंड इनोवेशन इज एन आइडिया, कोई एक विचार हो सकता है, कोई एक प्रैक्टिस हो सकती है। प्रैक्टिस हो, मान लीजिए इन द सेंस पहले आप कोई फिश कल्चर कर रहे थे दूसरे तरीके से, मान लीजिए आप एक्सटेंसिव टाइप से फिश कल्चर कर रहे थे, उसके बाद किसी ने आपके आके बोला कि आप सेमी एक्सटेंसिव कीजिए, इंटेंसिव कीजिए, ज्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगा। ओके, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जिससे कि हमारा जो फिश प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ जाए। ओके, तो innovation and innovation is an idea, practice or objective that is perceived as new. ओके, वो नया होना चाहिए। नया होना चाहिए इन द सेंस होना चाहिए, जैसे कि आपने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ा था ना, कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी नई आती तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवांटेज होता है कि पहले से ज्यादा उसका एडवांटेज होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कम होना चाहिए, ट्रायबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो ये होता है, तो वो किसी भी हिसाब से नई होनी चाहिए। ओके, रिसीव्ड परसीव्ड एज न्यू बाय एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब जिसको हम वो ट्रांसफर कर रहे हैं। और अदर यूनिट ऑफ एडॉप्शन, अदर यूनिट ऑफ एडॉप्शन क्या होगा, जो हमारे सोसाइटी में या फिर जो भी हमारा सोशल सिस्टम है उसमें जो भी हम, अगर हम किसी विलेज में किसी इनोवेशन को डेसिमिनेट कर रहे हैं तो उसमें जो जो विलेजर्स हैं वो हमारे हो गए। ओके, फिर क्या है, इट मे बी वैरायटी, फिश की कोई न्यू वैरायटी ले लेते हैं जिसमें, जो कि मान लीजिए जिसका ग्रोथ अच्छा है, ओके, जल्दी ग्रोथ हो रही है, डिजीज के लिए ज्यादा रिसेप्टिबल है, कम डिजीज के चांसेस कम है उसमें, ठीक है। केमिकल्स कोई हो सकता है, कोई फर्टिलाइजर हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकता है, कोई वैक्सीन हो सकती है, जिससे कि फिशेस में ज्यादा जो चांसेस हैं डिजीज होने के वो कम हो, ग्रोथ अच्छी हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, वैरायटी हो सकती है, नया इनोवेशन, हमारी कोई फिश की ब्रीड नहीं हो सकती, कोई नया केमिकल और नया मेडिसिन हो सकता है, कोई नई टेक्निक हो सकता है, कोई नई फीड हो सकती है जिससे कि ज्यादा अच्छा ग्रोथ हो, ग्रोथ फास्टर हो। तो ये सब क्या है कि इनोवेशन हमारे है, जिससे कि जो कि प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, वो हमारा इनोवेशन हो गया। ओके, उसके बाद हमारा आता है एडॉप्शन। एडॉप्शन इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू मेक फुल यूज ऑफ एन इनोवेशन एज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। अब मान लीजिए कि एक एक्सटेंशन एजेंट है, वो किसी फार्मर के पास गया, ओके, उससे कह रहा है कि ये नया इनोवेशन है, आप इसको अडॉप्ट करिए और इसको यूज करिए।
तो फार्मर क्या करेगा, पहले सोचेगा तो अडॉप्ट, ठीक है। तो एडॉप्शन क्या है, हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। डिसीजन मतलब डिसीजन सोच कर वो डिसाइड करेगा कि हमको इसे यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर हम यूज करेंगे तो उससे हमको क्या क्या फायदा होगा, पहले हम जो यूज कर रहे थे और अभी जो यूज करेंगे दोनों में कितना डिफरेंस है। ओके, तो एडॉप्शन इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू मेक फुल यूज ऑफ इनोवेशन। फुल यूज का क्या मतलब है, आगे आप लोग चलकर देखें, मतलब आगे एडॉप्शन की कुछ स्टेजेस हैं, उसमें आप देखेंगे कि एडॉप्शन ऐसा नहीं होता है कि आप फार्मर के पास गए और उसको बताया और उसने सीधे एक्सेप्ट कर लिया। उसके कुछ कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे अवेयरनेस हो गया, फिर इंटरेस्ट आ गया उसमें, फिर वो ट्राई करेगा, फिर उसको अडॉप्ट करेगा। कुछ कुछ स्टेजेस हैं जिससे होते हुए वो लास्ट में पहुंचता है किसी भी चीज को ये डिसाइड करने के लिए कि हमको ये अडॉप्ट करनी है या फिर रिजेक्ट करनी है। ओके, सो अडॉप्शन इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू मेक फुल यूज ऑफ एन इनोवेशन एज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। देन है हमारा डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड। जैसा मैंने बताया कि कोई एक इनोवेशन है, वो अगर एक सोसाइटी में या फिर मान लीजिए आप एक विलेज में उसको फैलाने जा रहे हैं, तो पहला एक फार्मर उसको, एक फार्मर नहीं, मान लीजिए कुछ एक ऐसे फार्मर्स हैं जो कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो कि नई नई चीजें हैं ज्यादा, जिसमें कि मान लीजिए थोड़ा बहुत रिस्क भी है, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपने फार्म पर ट्राई करते हैं, तो पहले वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर उनकी देखा देखी कुछ लोग और जो एक्सेप्ट करेंगे उसको अपने फार्म पर उसको ट्राई करेंगे, फिर उनकी देखा देखी इसी तरीके से वो विलेज में कई सारे लोग उसको यूज करने लगेंगे। तो क्या हुआ, हमारा जो अडॉप्ट इनोवेशन है उसको पहले कुछ लोगों ने अडॉप्ट किया, फिर कुछ और लोगों ने देखा देखी अडॉप्ट किया, फिर उसी तरीके से कुछ और लोगों ने अडॉप्ट किया, तो क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया उसका एक विलेज में। ओके, तो ये क्या है, एक प्रोसेस हो रही है, पहले एक ने एक्सेप्ट किया, फिर दूसरा अडॉप्ट कर रहा है, फिर तीसरा अडॉप्ट कर रहा है। तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस by which an innovation is communicated through certain channels। अब मान लीजिए आप फार्मर को कुछ देने जा रहे हैं, कुछ उसको बताने जा रहे हैं, किसी नई वैरायटी के बारे में, किसी नई फीड के बारे में, कोई नया कल्चर प्रैक्टिस आया उसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे जाकर उसको माउथ टू माउथ बता देंगे और उसको सब समझ में आ जाएगा। आप कुछ उसके लिए हो सकता है ऑडियो विजुअल एड्स ले जाएं, आपने क्या कहते हैं सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था। ओके, कुछ चैनल्स होंगे जिनके थ्रू आप मैसेज देना चाहेंगे, हो सकता है आप फेस टू फेस दें, हो सकता है आप बाय रेडियो टॉक दें, हो सकता है आप बाय टीवी टॉक दें। ओके, सर्टेन चैनल्स ओवर टाइम अमंग द मेंबर्स ऑफ सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम के हमारे मेंबर्स कौन है, जो कि उस इनोवेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो हमारे सोशल सिस्टम के क्या कहते हैं मेंबर्स हैं। It is a special type of communication in which the message are concerned। अब मैसेज जो है हमारा वो दिया जा रहा है फार्मर्स को। मैसेज क्या है, हो सकता है नई प्रैक्टिस हो, नया फिश ब्रीड हो सकता है नया फिश फीड हो, ये हमारा मैसेज है, हमको फार्मर्स तक कम्युनिकेट करना है। ओके, concerned with new ideas, the current the crucial element in the diffusion of innovation are। अब जो हमारा डिफ्यूजन है उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है कि कोई न्यू आइडिया होना चाहिए, जो हमारा न्यू आइडिया इन द सेंस इनोवेशन हो गया, विच इज कम्युनिकेटेड बाय सर्टेन चैनल्स। चैनल्स के थ्रू हम उसको, जो भी हमारा मैसेज है हम चैनल के थ्रू उसको कम्युनिकेट करेंगे। अमंग द मेंबर्स ऑफ सोशल सिस्टम, कुछ एक सोशल सिस्टम में मेंबर्स होने चाहिए जिनको कि हम जो हमारा मैसेज है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर है हमारा फोर्थ एलिमेंट है टाइम। जब किसी भी फार्मर से या फिर किसी भी सोशल सिस्टम में कुछ भी हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, तो उसमें उस प्रोसेस में कोई थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ना। तो जो जितना भी हमारा टाइम लगता है एक सोशल सिस्टम में किसी भी मैसेज को स्प्रेड करने में, वो हमारा जो टाइम है, जो जितना टाइम लगा है वो एक एलिमेंट है हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस का। ओके, तो ये हमारी तीन टर्मिनोलॉजी थी, इनोवेशन, एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन। सर हाँ हेलो सर, वो हाँ बोलो। आइडिया जो है, तो ये तो इनोवेशन एक तरह का हो गया। मतलब कोई भी हाँ, विचार आइडिया दिए, मैंने आइडिया बताया दिए तो क्या पे। वो कोई आइडिया हो सकता है, तो आपने कुछ नई थिंकिंग निकाली थी, या कोई आपने सोचा कि हम इस कल्चर प्रैक्टिस को इस तरीके से ना करकर दूसरे तरीके से करें तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो वो भी आपका एक इनोवेशन है। ओके। यस सर।
Okay, then adoption process. What is adoption process? So according to Rogers defined, adoption process is the mental process. mental process क्यों है? क्योंकि फार्मर जो भी उसको अडॉप्ट करने जा रहा है वो उसको कुछ कुछ सोचेगा उसको कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो हमको कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा, अगर हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमको कितना फायदा होगा, उसमें कितना रिस्क है। तो ये सब क्या है, एक मेंटल प्रोसेस से सब अडॉप्शन करने से पहले जो भी अडॉप्ट कर रहा है, अडॉप्शन करने से पहले ये सब जो थिंकिंग कर रहा है मेंटल प्रोसेस से गुजर रहा है। तो क्या है अडॉप्शन प्रोसेस एज द मेंटल प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल पासेस फ्रॉम फर्स्ट हियरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अडॉप्शन की कुछ स्टेजेस हैं, वो आप पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट आता है हमारा अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स होता है कि हम किसी भी चीज के बारे में कोई भी न्यू प्रैक्टिस हो गई, कोई नया कल्चर हो गया, उसके बारे में पहले हम सबसे पहले नाम सुनते हैं, उसके बाद में फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर हम उसके बारे में और अदर जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करते हैं। तो क्या है प्रोसेस फ्रॉम फर्स्ट हियरिंग अबाउट एन इनोवेशन टू फाइनल अडॉप्शन। मतलब किसी भी चीज या फिर कोई भी इनोवेशन है उसके बारे में जानने से लेकर उसको अपने फार्म पर यूज करने तक की जो भी हमारी प्रोसेस है वो अडॉप्शन प्रोसेस में आती है। और ये क्या है हमारी एक मेंटल प्रोसेस है। ओके, देन डिफ्यूजन प्रोसेस, spread of new idea from its source of invention or creation to its ultimate user। अब मैंने क्या बताया था, डिफ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि जो भी हमारा सोसाइटी के मेंबर्स है, जो भी हमारा सोशल सिस्टम है, उसमें ये हमारा इनोवेशन स्प्रेड होता है। स्प्रेड होता है कैसे, पहले कुछ लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और लोग अडॉप्ट करेंगे, फिर कुछ लोग और अडॉप्ट करेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए कि कोई एक नई मशीन है या फिर कोई नया ऐसा फीड है जिससे कि हमारी फिश की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, वो किसी प्राइवेट कंपनी ने ही मान लीजिए इन्वेंट किया या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उसको इन्वेंट किया। ओके, अब उसको तो वो जो फीड तो इन्वेंट हो गया है, लेकिन उसका अल्टीमेट यूजर कौन है, कौन उसको यूज करेगा, हमारे जो फिश फार्मर तो वही फार्मर। यूज करेंगे कल्चर में। ओके, तो हमारे यहाँ पर अल्टीमेट यूजर कौन है, जो हमारे फिश फार्मर्स हैं। सो स्प्रेड ऑफ न्यू आइडिया फ्रॉम इट्स सोर्स। सोर्स हमारा क्या था, जो रिसर्च स्टेशन है या फिर जो भी कंपनी है जिसने उसको इन्वेंट किया है, वहां से लेकर के जो अल्टीमेट यूजर है उन तक पहुंचने की जो प्रोसेस है वो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया। ओके, देन एडॉप्शन प्रोसेस। अब क्या है एडॉप्शन प्रोसेस और डिफ्यूजन प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रोसेस एंड द एडॉप्शन प्रोसेस इज दैट डिफ्यूजन अकर्स अमंग पर्सन। मैंने जैसा कि बताया ना आपको कि डिफ्यूजन में क्या है, पहले जो सिस्टम है, सोसाइटी सिस्टम, सोशल सिस्टम है, उसमें कुछ फार्मर्स यूज करते हैं, फिर दूसरे लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, फिर तीसरे। तो क्या है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या फिर पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड हो रहा है। ओके, तो ये क्या है हमारा डिफ्यूजन हो गया। वाइल अडॉप्शन इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। अब अडॉप्शन इंडिविजुअल कैसे हो गया कि कोई एक पर्सन एक बार में उसको अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मुझे अडॉप्ट करना है तो मैं तो इंडिविजुअल हूँ ना, कोई एक फार्मर है उसको कोई आप कहेंगे कि इसको आप अडॉप्ट करिए तो उसको अडॉप्ट करेगा, तो वो इंडिविजुअल है। ओके, तो ये हमारा मेन डिफरेंस है कि अडॉप्शन प्रोसेस जो है वो इंडिविजुअली होती है, लेकिन जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो पर्सन टू पर्सन होती है। नेक्स्ट अब हमारा है स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन प्रोसेस। इसमें पहला है हमारा हमारी जो, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज अगर हमारे फार्मर अडॉप्ट करते हैं तो वो सर्टेन कुछ एक 5 स्टेजेस हैं जिससे होकर उनको गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको 5 स्टेजेस ये फॉलो ही करनी है। हो सकता है कि कोई फार्मर जो है एक स्टेज स्किप करके दूसरे स्टेज पर चला जाए डायरेक्टली, मतलब कि कोई कोई रिजिड ऐसा नहीं है। ओके, जैसे कि हमारा पहला है इसमें अवेयरनेस स्टेज। इसमें क्या है कि जो भी हमारा इंडिविजुअल, जो भी हमारा फार्मर है, वो सबको पहले क्या वो करता है कि जो भी हमारी कोई भी मान लीजिए नई वैरायटी आई है या फिर नया कल्चर प्रैक्टिस आया है या फिर नया फिश फीड आया है, कोई नई वैक्सीन आई है, तो उसके बारे में सबसे पहले नाम जानता है कि अच्छा ऐसा कुछ मार्केट में आया है या फिर ऐसा कुछ हमारी सोसाइटी में आया है जिसको कि अदर फार्मर यूज कर रहे हैं। तो definition देख लेते हैं। The individual learns of the existence of the new idea means
कि कोई नई चीज एग्जिस्ट कर रही है, बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। मगर जो हमारा फार्मर है उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। मान लीजिए कोई कल्चर प्रैक्टिस है, तो मान लीजिए आप किसी फार्मर को जाकर बताइए कि बायोफ्लॉक आप यूज करिए, ओके। या फिर हो सकता है कि कोई नया कोई फार्मर है, उसको ऐसा पता चला कि उसी के गांव में या फिर उसके बगल वाले गांव में कुछ फार्मर्स हैं वो बायोफ्लॉक कल्चर कर रहे हैं, ओके। किन्हीं लोगों से पता चला। इससे पहले वो बायोफ्लॉक के बारे में नहीं जानता था, तो क्या हुआ, पहले उसने नाम जाना, फिर उसके अंदर क्या हो, इंटरेस्ट आएगा। किस बात का इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा हम जान देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ये कल्चर प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, हम जो कल्चर प्रैक्टिस करते हैं उससे कितना डिफरेंस है ये, ठीक है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस, एक्स्ट्रा क्या क्या लगता है, ओके। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया, अवेयरनेस स्टेज, जिसमें कि जो हमारे फार्मर हैं सबसे पहले किसी भी कल्चर प्रैक्टिस का बारे में जानते हैं, उसके नाम के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, जो डीप नॉलेज है किसी भी कल्चर प्रैक्टिस या फिर किसी भी इनोवेशन के बारे में, वो डीप नॉलेज नहीं होती है, वो हमारा सेकेंड स्टेज में आएगा। सेकेंड स्टेज है हमारा इंटरेस्ट स्टेज। इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेज में अवेयरनेस, मतलब हम फार्मर ने नाम जान लिया कि कोई नया इनोवेशन आया है। सेकेंड स्टेज में वो उस इनोवेशन के बारे में और डीप नॉलेज लेता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। तो इसमें क्या है, द इंडिविजुअल डेवलप्स इंटरेस्ट इन द इनोवेशन एंड सीक्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब पहले नाम जाने, उसके बाद में एडिशनल और क्या क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन वो जुटा सकता है। हो सकता है वो दूसरे फार्मर से पूछे, हो सकता है वो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में चला जाए, हो सकता है केवीके में चला जाए, जहां से कि उसको उस इनोवेशन के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। सीक्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। At this stage, the individual develops interest in the idea and tries to acquire more information about it. The person wants to know, मतलब कि जो इनोवेशन है उसमें जानना चाहता है कि what it is, ये क्या है, ये जो इनोवेशन ये क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ओके। what are its potentialities, और मान लीजिए कि अगर अच्छा वर्क करता है तो इससे उसको फायदा होगा या नुकसान होगा, उसको अडॉप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसमें कितना फाइनेंस इन्वॉल्व होगा, इन सब चीजों के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करता है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी इवेल्युएशन स्टेज। अब इवेल्युएशन स्टेज पहला क्या था कि हमारा फार्मर है, उसने इनोवेशन के बारे में नाम जाना। दूसरे में है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती थी उसको एक्वायर किया, उसको इकट्ठा किया। उसके बाद क्या आता है, इवेल्युएशन स्टेज आता है। इवेल्युएशन स्टेज में क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई फार्मर है, वो क्या कहेंगे कि मान लीजिए कि वो फिश कल्चर कर रहा है, नॉर्मल एक फिश कल्चर कर रहा है। वो उसके पास पॉन्ड है, वो फिशेस को लाता है, वहां पर कल्चर करता है और बेच देता है। और वहीं पर उसने दूसरे कल्चर प्रैक्टिस के बारे में सुना जो कि बायोफ्लॉक है, ओके। अब क्या करेगा कि उसने बायोफ्लॉक के बारे में सुना फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा की, थर्ड स्टेज में वो आ जाएगा इवेल्युएशन स्टेज। मतलब कि जो उसका एग्जिस्टिंग कल्चर प्रैक्टिस है और जो नया कल्चर प्रैक्टिस है बायोफ्लॉक, दोनों में वो इवेल्युएट करेगा कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो ज्यादा अच्छा है, सिर्फ ज्यादा अच्छा नहीं है, ये भी इवेल्युएट करेगा कि वो उसको अपने फार्म पर ट्राई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसमें क्या क्या उसको परेशानी आएंगी तो वो उसका समाधान कहाँ से ले सकता है, कितना ज्यादा फाइनेंस इन्वॉल्व होगा। मान लीजिए उसने बायोफ्लॉक अपना करके कल्चर कर भी लिया, फिर उसको मार्केट में बेचने के लिए मार्केट कहाँ से मिलेगा। तो इन सब चीजों के बारे में वो इवेल्युएट करता है और ये देखता है कि अगर मैं इसको अडॉप्ट करता हूँ तो इससे मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। तो हम देख लेते हैं इसमें, द इंडिविजुअल मेक्स मेंटल एप्लीकेशन ऑफ द न्यू आइडिया टू द प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड फ्यूचर सिचुएशन एंड डिसाइड्स वेदर और नॉट टू ट्राई इट। मतलब कि अपने फार्म पर इसको ट्राई करना है या नहीं करना है। एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल जजेस द वर्थ ऑफ द इनोवेशन, मीन्स
कि ये उसके लिए कितना ज्यादा सही है, उसके लिए कितना ज्यादा लाभदायक है। द पर्सन मेक्स एंड असेसमेंट वेदर द आइडिया इज एप्लीकेबल टू देयर ओन सिचुएशन, मतलब कि जैसे वो पहले जो कल्चर प्रैक्टिस कर रहा था उसको छोड़ के अगर बायोफ्लॉक पे शिफ्ट होता है तो वो क्या वो कल्चर सिचुएशन जो है उसके उसका जो खुद का सिचुएशन है उसके लिए उसके हिसाब से एप्लीकेबल है कि नहीं है, एंड इफ अप्लाइड, और अगर वो उसे उस पे अप्लाइड कर लेता है तो क्या रिजल्ट होगा, व्हाट वुड बी द रिजल्ट, ही विल बी इन प्रॉफिट मोड और इन द लॉस मोड। ओके, देन हमारा नेक्स्ट आता है ट्रायल स्टेज। अब मान लीजिए कि उसने इवेलुएट कर लिया और उसको ये लगा कि हाँ अगर मैं इसको अगर अडॉप्ट करता हूँ तो इससे मुझे फायदा होगा, तो फायदा होगा तो उसके बाद क्या करेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो एक साथ में ही बायोफ्लॉक के 15-20 या 25 टैंक लगा लेगा, वो ट्रायल करेगा। पहले ट्रायल करेगा इन द सेंस छोटा छोटा छोटे स्केल पर उसको ट्रायल करेगा। हो सकता है एक टैंक 2 टैंक से वो शुरू करेगा, उसमें फिश कल्चर करेगा, उसमें देखेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो सिंपल कल्चर प्रैक्टिस है उसमें आप एरेटर यूज करते हो, फिश फीड यूज करते हो बहुत ज्यादा, उसके बाद मान लीजिए बहुत ज्यादा हो गया तो टाइम टाइम पे वाटर का एक्सचेंज करते हो, वो भी हो गया आपका 2 महीना 3 महीना पे आप करते हो। लेकिन अगर वहीं पे आप बायोफ्लॉक सिस्टम पर जाते हो तो आपको डेली टू डेली जो है जो हमारी गैसेज हैं, डीओ है, CO2 है, अमोनिया है, ये सब चेक करना पड़ेगा, इनका लेवल कितना है उस टैंक में, ये सब देखना पड़ेगा। ओके, ऊपर से हमारा जो है ज्यादा लेबर उसमें इन्वॉल्व होंगे, हमको 24/7 करंट का सप्लाई होना जरूरी है। तो ये सब वो ट्राई करेगा, छोटे स्केल पे पहले उसको ट्राई करेगा, फिर अगर देखेगा कि हाँ ट्राई करने से उसका सक्सेस आ रहा है तभी वो लार्ज स्केल पर जाएगा। ओके, जैसा कि आपने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में देखा था एक स्टेज थी ट्रायबिलिटी इन द सेंस कि किसी भी चीज को छोटे स्केल पर ट्राई करना, यही है हमारे यहाँ पर ट्रायल स्टेज। इसमें क्या है, द इंडिविजुअल एक्चुअली अप्लाइज द न्यू आइडिया ऑन अ स्मॉल स्केल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स यूटिलिटी इन ओन सिचुएशन। इफ in the judgment of the individual the innovation has some plus points, मतलब कि कुछ उसको फायदा होता है, that is applicable to own situation and if applied small in some way or other be of advantage. The person takes a decision to try it, मान लीजिए उसने देखा कि सब कुछ सही है, फिर क्या है ट्रायल स्टेज मतलब से हटकर वो अदर दूसरे स्टेज में जाएगा जो कि हमारा होगा एडॉप्शन स्टेज। ओके, अब यहाँ पर आ गया हमारा ये एडॉप्शन स्टेज। तो ये हमारी तो एडॉप्शन स्टेज में क्या होगा, अब वो उसको लार्ज स्केल पर यूज करेगा। मान लीजिए बायोफ्लॉक था, पहले वो 2 टैंक से शुरू किया था, अब वो टैंकों का नंबर बढ़ाएगा। ओके, मान लीजिए कोई कल्चर प्रैक्टिस था या फिर कोई फीड था मान लीजिए, ओके, जिससे कि फिश की ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो रही थी, तो पहले क्या करेगा वो छोटा सा एक पॉन्ड बनाएगा, वहां पर कुछ फिशेस को रखेगा और उस फीड को उन फिशेस को खिलाएगा, देखेगा कि उससे फीड की हाँ मतलब मछलियों की ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है इन कंपैरिजन टू ओल्ड फीड जो पहले वो फीड यूज करता था। फिर तो क्या करेगा, अगर मछलियों की ग्रोथ उससे सही में अच्छी हो रही तो उस फीड को वो फिर जो उसके अदर पॉन्ड्स हैं उन पे यूज करेगा, मतलब कि उस जो भी इनोवेशन है उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये हमारे 5 जो है अडॉप्शन के स्टेजेस हैं, लेकिन ये कोई रिजिड स्टेजेस नहीं है। जैसा कि आपने देखा पहला हमारा था अवेयरनेस स्टेज, फिर था हमारा इंटरेस्ट स्टेज। तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कहीं पर गए, आपको किसी नई कल्चर प्रैक्टिस के बारे में जानकारी मिली और वहीं पर आपको उसके बारे में और जानकारी भी मिल गई। ओके, तो क्या है कि आपका अवेयरनेस स्टेज और जो इंटरेस्ट स्टेज था वो एक साथ मिक्स हो गए। ओके, तो मतलब यही कहने का मतलब है कि जो भी हमारे 5 स्टेज हैं कोई फिक्स नहीं है कि इसके बाद आपको इस पर आना ही है। हो सकता है मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर है जिसके पास बहुत पैसा है, ओके, थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, तो मान लीजिए कि वो अवेयरनेस स्टेज के बाद डायरेक्ट ट्रायल स्टेज पे चला गया, उसने किसी कल्चर प्रैक्टिस के बारे में सुना तो उसी समय थोड़ा बहुत उसको नॉलेज हुआ, फिर वो उसको सीधे यूज करने लगा। ओके, हमारे जो थे अडॉप्टर स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन हो गए। नेक्स्ट हमारा जो
दैट इज अडॉप्टर्स कैटेगरी। अब आप मान लीजिए कि एक एक्सटेंशन एजेंट है, वो किसी विलेज में या फिर किसी भी सोशल सिस्टम में कोई इनोवेशन हुआ है उसको स्प्रेड करने जा रहा है, तो वहाँ के लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं? जो भी हमारे अडॉप्टर्स होते हैं, जो भी किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं, उनकी एक कैटेगरी होती है। कैटेगरी कैसे होती है कि कोई भी मैं मतलब जैसे एक आप एग्जांपल ले लीजिए क्लासरूम का। कोई एक टीचर है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कि वही टॉपिक जल्दी समझ में आता है, फिर कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ी देर से समझ में आता है, कुछ लोग स्टूडेंट्स होते हैं उनको और ज्यादा देर में समझ में आता है। ओके, तो इसी तरीके से अगर एक हमारा विलेज है, वहां पर कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो कि किसी भी इनोवेशन को सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं उनको हम कहते हैं इनोवेटर्स। ओके, उसके बाद फिर इनोवेटर्स के बाद में जो लोग एक्सेप्ट करते हैं किसी भी इनोवेशन को, वो हो गए अर्ली अडॉप्टर्स। उसके बाद उस अर्ली अडॉप्टर्स के बाद जो लोग एक्सेप्ट करते हैं या फिर ट्राई करते हैं या फिर अडॉप्ट करते हैं किसी भी इनोवेशन को, वो हो गए हमारे अर्ली मेजोरिटी। देन उसके बाद लेट मेजोरिटी एंड लास्ट में आते हैं हमारे लैगार्ड्स। अब मान लीजिए कि कोई विलेज है, वहां पर 100 लोग हैं। ओके, तो 100 लोगों में से हमारा 2.5% इनोवेटर्स होते हैं, 13.5% जो है अर्ली अडॉप्टर्स, 34% हमारे अर्ली मेजोरिटी एंड लेट मेजोरिटी होते हैं, और लैगार्ड्स हमारे 16% होते हैं। तो ये जो कर्व है, ये हमारा जब भी आप कोई भी मतलब एक कोई सोशल सिस्टम ले लीजिए, वहां पर जितने भी आप अगर कोई इनोवेशन स्प्रेड करने जाएंगे, तो जो भी हमारे अडॉप्ट करने वाले लोग हैं, अगर उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर उसको एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, तो वो हमारा ऐसे ही हमेशा बेल शेप जो है कर्व आएगा। इसको एस शेप कर्व, सॉरी बेल शेप कर्व कहते हैं। ओके सर। हाँ सर ये जो परसेंटेज है, हाँ, सर ये जो कर्व में परसेंटेज जो दिया हुआ है 2.5 13.5, तो सर इसको कैसे डिटरमाइन किए? मतलब ये फिक्स तो नहीं ना होता है, वो डिपेंड करता है वो लोकेशन पे। हाँ मैं बता रहा हूँ। इसको किए हैं कि उन्होंने एक सैंपल लिया, ठीक है, मान लो कोई उन्होंने 5-6 विलेज दे दिया, उसमें उन्होंने 500 लोगों पे टेस्ट किया इसको, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि जाकर आप पूछते हैं कि ये कुछ क्वेश्चनर बना देते हैं कि हम आपको नई प्रैक्टिस दे रहे हैं, नया इनोवेशन दे रहे हैं करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ओके, अगर एक्सेप्ट करेंगे तो क्या क्राइटेरिया होगा? तो उसमें कुछ लोग कहेंगे कि हाँ हम ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, हम आप कितना भी रिस्क उसमें इन्वॉल्व हो हम कर लेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम पहले देखेंगे कि दूसरे लोग कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब हम करेंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, हम तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे उसको अडॉप्ट, हम नहीं करेंगे जब तक हम पूरी तरीके से ये देखकर संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि जो आप हमको दे रहे हैं नया इनोवेशन, जो भी अडॉप्ट करने के लिए दे रहे हैं, उससे हमको फायदा ही फायदा होगा। ओके, तो कुछ लोग होंगे जो पहले कर लेंगे, कुछ लोग होंगे सबसे लास्ट में कर लेंगे। तो उनका फिर हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर ये निकालते हैं इसको, ठीक है। इसका ठीक। पूरा एक प्रोसेस है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मैं काम करूंगा, आप लोगों को बता दूंगा उसको बाद में। हाँ सर, जो अडॉप्ट नहीं करेंगे उसको लगार्स बोल रहे हैं। देखो, जो लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे या फिर कुछ लोग होते हैं जो अडॉप्ट नहीं करते हैं, या जो सबसे लास्ट में अडॉप्ट करते हैं, उनको लैगार्ड्स कहते हैं। ग्राफ निगेटिव ज्यादा मतलब नहीं करते होंगे, नेगेटिव कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहे हैं। नेगेटिव थोड़ी। डाउनवर्ड जा रहा है, हाँ तो मतलब कि देखो तुम्हारा यहाँ से शुरू हुआ 0 से, ओके, फिर ऊपर गया फिर नीचे जा रहा है ये। और एक स्टेज आएगा जहां पर कि हमारा सोशल सिस्टम में सभी लोग उसको या तो अडॉप्ट करेंगे या तो नहीं अडॉप्ट करेंगे। ओके सर ये जो परसेंटेज है, हाँ, तो परसेंटेज तो प्रोडक्ट के ऊपर से डिपेंड करता होगा। इसके ऊपर से प्रोडक्ट के ऊपर जो मतलब प्रोडक्ट आता है या फिर इनोवेटिव या फिर आइडिया जो आता है। हाँ, बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम जो चीज एक्चुअली प्रोडक्ट के ऊपर
और हमारे जो विलेज में जो लोग हैं, जो भी हमारे फार्मर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके। हेलो ओके, सर हेलो हाँ बताओ। हेलो हाँ हेलो, आवाज आ रही है? सर बैकग्राउंड में वो किसकी आवाज आ रही है? हेलो हाँ, तो राजू। यस सर, वो अर्ली मेजोरिटी और ये वाला लेट मेजोरिटी समझा दिए एक बार सर। हाँ मैं समझा रहा हूँ, उसी पर आऊंगा अभी, ठीक है। हेलो हाँ हेलो, मैं उसी उसी ग्राफ पे ही आ रहा हूँ आगे, ठीक है। यस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल बना हुआ है। जो हमारे इनोवेटर्स हैं उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। कुछ उनका सोशल रिलेशनशिप है, मतलब कि उसके बाद अर्ली अडॉप्टर्स हैं, अर्ली उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखेंगे इसमें, ओके। तो हमारे फर्स्ट हैं इनोवेटर्स, जो कि किसी भी सोशल सिस्टम में कोई भी अगर आप इनोवेशन को अगर ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये अडॉप्ट करते हैं। ये सोसाइटी में कितने होते हैं? 2.5% होते हैं इनको, ठीक है। इनका क्या होता है कि ये जनरली क्या है, यंग एज के होते हैं इनका, और हाईएस्ट सोशल स्टेटस, इनका सोशल स्टेटस जो है हाईएस्ट रहता है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन, ओके। जो इनका फार्म एरिया है, जो ऑपरेशनल फार्म एरिया है, वो भी बड़ा रहता है इन कंपैरिजन टू आपका अर्ली अडॉप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी सबसे बड़ा रहता है। और ये वेल्दी होते हैं, धनवान होते हैं, ओके। तो ये उनके कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो इनोवेटर्स होते हैं। अब इनका जो कम्युनिकेशन बिहेवियर है, मतलब कि ये कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, ओके। तो क्या है? क्लोजेस्ट कॉन्टेक्ट विथ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सोर्स, ओके। जो भी हमारा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सोर्स का जो भी कांटेक्ट होता है, जैसे कि हमारे केवीके हो गए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गए, इनका उन केवीके से, उन रिसर्च स्टेशन से क्या है, क्लोज कांटेक्ट होता है एकदम। फिर है हमारा इंटरेक्शन विद अदर इनोवेटर, जो सॉरी जो सोशल सिस्टम में हमारे अदर इनोवेटर्स हैं उनके साथ इनका कांटेक्ट रहता है, मतलब आपस में इंफॉर्मेशन का फ्लो करते हैं ये लोग, ओके। देन रिलेटिवली ग्रेटेस्ट यूज ऑफ इम्पर्सनल सोर्सेज, जो भी हमारे मास मीडिया है, ओके, इंफॉर्मेशन के जो सोर्स हैं उनका ज्यादा यूज करते हैं। फिर हमारा सोसाइटी के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा होता है? सम ऑप्शन लीडरशिप, ये ज्यादा लीडरशिप में नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लीडरशिप होता है इनका, मतलब सोसाइटी में अगर लीडरशिप थोड़ा बहुत होता है। और वेरी कॉस्मोपोलाइट, हर जगह पाए जाते हैं ये लोग, ओके। देन हमारा आता है अर्ली अडॉप्टर्स, रिगार्डेड मेनी अदर्स बाय द सोशल सिस्टम एज अ रोल मॉडल। जो भी हमारा सोशल सिस्टम है वहां पर ये रोल मॉडल की तरह जो है कंसीडर किए जाते हैं, मतलब कि अगर ये कोई काम करेंगे तभी उनके नीचे के लोग उनको देख के ही उस चीज को फॉलो करेंगे। तो ये एज अ रोल मॉडल इनको सोसाइटी में कहा जाता है। फिर इनका पर्सनल ट्रेट क्या होता है? हाई सोशल स्टेटस, इनका भी सोशल स्टेटस हाई होता है, लेकिन जो हमारे अगर इनोवेटर से कंपेयर किया जाए तो उनके कंपैरिजन में कम होता है थोड़ा, ओके। लार्ज एंड स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन, मतलब इनका भी जो फार्म एरिया होता है, ऑपरेशनल फार्म एरिया, वो भी लार्ज होता है। देन इनका कम्युनिकेशन बिहेवियर क्या होता है, मतलब इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये कहाँ कहाँ से सोर्स को गैदर करते हैं। ग्रेटेस्ट कॉन्टेक्ट विथ चेंज एजेंट, चेंज एजेंट कौन होते हैं? हमारे जो एक्सटेंशन एजेंट होते हैं उनको हम चेंज एजेंट भी कहते हैं। तो मतलब जो हमारे एक्सटेंशन एजेंट के साथ इनका काफी अच्छा कांटेक्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होने से या फिर कोई भी न्यू अगर टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसकी जानकारी एक चेंज एजेंट से लेते हैं। या फिर जो सोसाइटी में अदर अर्ली अडॉप्टर्स हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है इनका। फिर इनका सोसाइटी में कैसा रोल होता है कि ग्रेटेस्ट ओपिनियन लीडर ऑफ एनी कैटेगरी इन मोस्ट सोशल सिस्टम, मतलब कि कोई भी हमारी सोशल सिस्टम है उसमें
इनोवेट हमारे जो भी अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लेगार्ड्स और इनोवेटर्स हैं, उसमें इनका सबसे बड़ा रोल रहता है। मतलब कि लोगों को अगर कोई भी परेशानी होती है तो राय लेने के लिए ओपिनियन लीडर्स, मतलब जो राय देता है प्रॉब्लम्स पे। ओके, तो ये ग्रेटेस्ट ओपिनियन लीडर ऑफ एनी कैटेगरी, मतलब कि सोसाइटी में जितनी भी कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। ओके, वेरी लोकलाइट, मतलब कि लोकेलिटी में ही पाए जाते हैं ये। देन अर्ली मेजोरिटी, willing to consider innovation only after peer have adopted, मतलब कि अब क्या है कि अर्ली मेजोरिटी हमारा अर्ली अडॉप्टर्स के बाद में आते हैं, और ये किसी भी इनोवेशन को तभी अडॉप्ट करते हैं जबकि उनके साथ वाले लोग जो है अडॉप्ट करते हैं, तभी उनके साथ में ही काम करते हैं। ओके, इनका हमारा पर्सनल ट्रेट कैसा होता है? अबाउट एवरेज सोशल स्टेटस, जो सोशल स्टेटस होता है वो एवरेज रहता है, और जो फार्म साइज भी होता है, जो ऑपरेशनल फार्म साइज होता है वो भी एवरेज ही रहता है। देन कम्युनिकेशन बिहेवियर, कंसिडरेबल कॉन्टेक्ट विद चेंज एजेंट एंड अर्ली अडॉप्टर्स, जो कंसिडरेबल कॉन्टेक्ट होता है, ठीक ठाक इनका कॉन्टेक्ट होता है एक्सटेंशन एजेंट के साथ में और जो अर्ली अडॉप्टर्स के साथ में। किस लिए? इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, किसी भी इनोवेशन से रिलेटेड। ओके, देन सम ओपिनियन लीडर, हमारा लेटेस्ट ओपिनियन लीडर में की कैटेगरी में कौन थे? अर्ली अडॉप्टर्स। और यहाँ पर हमारे जो अर्ली मेजोरिटी, सम ओपिनियन लीडर, मतलब कि सोसाइटी में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ ही लोग जो होते हैं ये इनके पास जाते हैं राय के लिए। देन हमारा आता है लेट मेजोरिटी। लेट मेजोरिटी, ओवरवेलिंग प्रेशर फ्रॉम पीयर्स नीडेड बिफोर अडॉप्शन अकर, मतलब कि जब इनके साथ वाले ज्यादा प्रेशर इन पे डालते हैं तभी ये किसी भी टेक्नोलॉजी को या किसी भी इनोवेशन को एक्सेप्ट करते हैं। इनका पर्सनल ट्रेट क्या है? बिलो एवरेज सोशल स्टेटस। बिलो एवरेज, इनका जो सोशल स्टेटस रहता है वो बिलो एवरेज रहता है। स्मॉल ऑपरेशन, जो ऑपरेशनल पार्ट होते हैं वो छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू हमारा अर्ली अडॉप्टर और अर्ली मेजोरिटी। देन लिटिल स्पेशलाइजेशन, जैसे कि अगर हम इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स के केस में देखें तो उनका स्पेशलाइजेशन ज्यादा रहता था, किसी भी काम को करने के लिए ज्यादा स्पेशलाइज रहते थे। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कम स्पेशलाइज्ड रहते हैं और इनकी इनकम भी स्मॉल होती है। देन कम्युनिकेशन बिहेवियर, मतलब कि इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से गैदर करते हैं ये? सिक्योर आइडियाज फ्रॉम पीयर्स हु आर मेनली लेट मेजोरिटी और अर्ली मेजोरिटी। ओके, जो लेट मेजोरिटी जो इनके साथ के लोग हैं उनसे उनके पास में जाते हैं, या फिर अर्ली मेजोरिटी के से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती तो उनके पास में जाते हैं। देन लेस यूज ऑफ मास मीडिया, जो भी हमारे मास मीडिया के रिसोर्सेज हैं, टेलीविजन, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया, उसका कम यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है? लिटिल ओपिनियन लीडरशिप। इनका जो लीडरशिप, ओपिनियन लीडरशिप होता है वो बहुत कम होता है, मतलब कुछ ही लोगों तक सीमित रहता है। मोस्टली जो हमारे लैगार्ड्स या फिर लेट मेजोरिटी के लोग हैं वही जाते हैं सिर्फ इनके पास। लेकिन जो हमारा अर्ली अडॉप्टर कैटेगरी है इनके पास में हम हमारे जो है अर्ली मेजोरिटी के लोग भी जाते हैं, लेट मेजोरिटी के लोग भी जाते हैं, लैगार्ड्स भी जाते हैं ओपिनियन लीडर के लिए। ओके, देन हमारा आता है लेगार्ड। ये मेनली ट्रेडिशनल होते हैं, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी को या फिर इनोवेशन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये किसी भी सोसाइटी में सबसे लेट में जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको अडॉप्ट करते हैं। सबसे लेट में अडॉप्ट करते हैं इन द सेंस कि मान लीजिए कि कोई टेक्नोलॉजी है, जब लेगार्ड्स उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर यूज करेंगे तो हमारे जो इनोवेटर्स होंगे वो उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि वो उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होंगे उस टाइम। ओके, तो मतलब कि क्या है, लेगार्ड्स हमारी मोस्टली जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं सबसे लास्ट में। ओके, लिटिल स्पेशलाइजेशन, लोवेस्ट सोशल स्टेटस, स्मॉलेस्ट ऑपरेशन, लोवेस्ट इनकम, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, और ये जो हमारे मेनली इनका कम्युनिकेशन बिहेवियर होता है, ये मतलब इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से लेते हैं? नेबर से लेते हैं, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, इन लोगों से कम्युनिकेशन बिहेवियर इनका, या फिर कोई भी जो भी अगर इनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो वहां से लेते हैं।
तो सोसाइटी में इनका क्या रिलेशनशिप होता है, वेरी लिटिल ओपिनियन लीडरशिप, सेमी आइसोलेटेड भी कहते हैं कि मतलब सोसाइटी से एक तरीके से कटे हुए रहते हैं ये लोग। देन हमारा टॉपिक है लास्ट, बैरियर्स इन डिफ्यूजन ऑफ फिशरीज इनोवेशन। तो जैसा कि आपने देखा था कि किसी भी इनोवेशन या फिर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए उस टेक्नोलॉजी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आपने पहले पढ़ा था, जैसे रिलेटिव एडवांटेज हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, कॉम्पैटिबिलिटी हो गया, ट्राइबिलिटी हो गया, ओके, प्रेडिक्टिबिलिटी हो गया। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके आधार पर या फिर जिनके बेसिस पर जो फार्मर्स थे वो किसी भी टेक्नोलॉजी को या फिर इनोवेशन को अडॉप्ट करते थे। तो एक तरफ तो अडॉप्ट करें, वहीं पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके बेसिस पर फार्मर्स किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो वो क्या क्या हमारे बेसिस हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है हमारा यूजेस। ओके, तो इसमें क्या है, व्हेन द सोशल सिस्टम फाइंड्स इट incompatible to the existing use and consumption behavior and thus finds it difficult to accept and use. Example में क्या है, if a fish farmer cultures such a fish variety which is okay, मतलब कि मान लीजिए कि कोई एक फिश वैरायटी आई है जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, उसमें डिजीज जल्दी नहीं होता है, ओके, कम समय में टेबल साइज की हो जाती है या फिर इतने साइज की हो जाती है कि हम उसको मार्केट में ले जाकर बेच सकें। लेकिन हमने उस फिश को कल्चर तो कर लिया, लेकिन जब उसको सेल करने का टाइम आया तो फिर ये पता चला कि मार्केट में तो उसकी डिमांड ही नहीं है। तो क्या हो गया, उसका कोई यूज नहीं है। तो यूज होना मतलब कि किस एक्सटेंट तक वो यूज हो रही है, ये एक क्राइटेरिया होता है किसी भी इनोवेशन को डिफ्यूज करने में। मतलब कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमारे जो फार्मर्स हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए, अगर उस टेक्नोलॉजी का या फिर उस इनोवेशन का कोई यूज नहीं है तो वो उसको नहीं अडॉप्ट करेंगे। देन वैल्यूज क्या होगा, फिश फार्मर्स could also resist acceptance of an innovation as they may feel low about the perceived value farmers may perceive the new product or service offering to be them same as existing offering and nothing new, nothing better in value। ओके, मान लीजिए कि कोई आप फिश फीड किसी आपने इन्वेंट किया जो कि फार्मर को ये बोल रहे हैं कि इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ज्यादा जल्दी फिशेस बड़ी होती हैं, लेकिन रियलिटी में जो फार्मर्स पहले फीड यूज कर रहे थे और जो आप बता रहे हैं दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है ग्रोथ में। तो क्या है कि फार्मर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये भी एक मतलब कि जो क्या कहते हैं, जो भी कुछ अगर न्यू है तो वो ज्यादा होना चाहिए, वो दिखना चाहिए ज्यादा। ओके, तो ये वैल्यू का हो गया हमारा। देन रिस्क, मतलब किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट करने में कितना रिस्क है। रिस्क भी कई टाइप से होता है, 6 टाइप के यहाँ पर हमने रिस्क को कवर किया। पहला है फंक्शनल रिस्क। फंक्शनल रिस्क में क्या आ जाएगा, वुड द प्रोडक्ट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड, मीन्स आपने जो बताया है फार्मर को कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी या फिर जो फिश का वेट ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो फिश उस हिसाब से जो आपका प्रोडक्ट है वो परफॉर्म करना चाहिए, फिश का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। ओके, देन फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क में क्या है, वुड द प्रोडक्ट यूज एंड और कंजम्पशन पोज अ थ्रेट, मीन्स कि क्या है कि जैसे कि आप कोई अगर ऐसा चीज कल्चर में यूज कर रहे हैं जिसका कि हमारे कंज्यूमर्स पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर मान लीजिए आप कोई ऐसा केमिकल यूज कर रहे हैं फिश में किसी एक बीमारी को ट्रीट करने के लिए या फिर किसी भी इंसेक्ट को पॉन्ड से हटाने के लिए, जिसका कि बाद में इफेक्ट फिशेस पर आता है। और जब आदमी या फिर जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उसको वो फिश को खाते हैं तो उस केमिकल का कुछ इफेक्ट अगर ह्यूमन पर आता है तो ये भी हमारा एक रिस्क है जो कि फिजिकल रिस्क के अंदर में आता है। अगर ऐसा है तो उस दवा को जो आप रिकमेंड कर रहे हैं वो फार्मर्स उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। देन सोशल रिस्क, वुड इट कॉज रिस्क फॉर सोशल एम्बैरसमेंट, मीन्स अब इसमें क्या है कि
सोशल एम्बेरसमेंट मान लीजिए कि कुछ आप जैसे कि आप फिश कल्चर कर रहे हैं, उसके साथ में अगर आपने पिगरी कल्चर भी कर लिया, तो हमारे कुछ ऐसे रिलीजन है जहां पर पिग को जो है अच्छा जानवर नहीं माना जाता, उसका कल्चर नहीं किया जाता है। तो अगर आप उस रिलीजन से बिलोंग करते हैं और आपने पिग कल्चर करना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि उस रिलीजन के जो भी मेंबर होंगे वो आपको बाइकआउट करेंगे। तो भले ही वो पिग कल्चर आपके लिए ज्यादा इनकम दे रहा है, आपको ज्यादा इनकम दे रहा है, ओके, मार्केट में ज्यादा हो सकता है उसका डिमांड हो, लेकिन क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या है, ये भी एक बैरियर हो जाएगा किसी भी जो हमारे इनोवेशन है उसको अडॉप्ट करने में या फिर उसके डिफ्यूजन में। देन हमारा आ गया फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क, आप जो भी अगर कोई भी कल्चर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई नया फीड यूज कर रहे हैं, उसमें कितना फाइनेंस यूज हो रहा है, और मान लीजिए आपने उतना फाइनेंस लगा तो दिया, फिर आपको उससे उतना रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ओके, नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप लॉस में जाएंगे। तो फिर अगर आप लॉस में जाएंगे या फिर कोई भी फार्मर लॉस में जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन टाइम रिस्क, किसी भी, मान लीजिए आपने कोई कल्चर प्रैक्टिस बताया फार्मर्स को कि आप ज्यादा कल्चर प्रैक्टिस ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन जो हमारे जैसे मान लीजिए कि वो आईएमसी कल्चर कर रहा था जो कि एक साल में 1 किलो तक हो जाती है, लेकिन भाई जो आपने कल्चर प्रैक्टिस बताया उसमें जो आईएमसी को 1 किलो होने में मान लीजिए 1.5 साल लग रहा है, फिर 1 साल से ज्यादा लग रहा है, तो क्या उसका ज्यादा, एक तो फार्मर का ज्यादा टाइम लगा, ज्यादा लेबर लग रहा है उसमें, ज्यादा फिर फाइनेंस लग रहा है ज्यादा, ठीक है, तो भी ये हमारा, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम का रिस्क का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन हमारा आता है लास्ट में साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल सर ये तो 5 ही रिस्क हुआ सर। सर सर ये तो 5 रिस्क हुआ सर। कितने 5 हुए हैं? फंक्शनल, फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल एंड टाइम रिस्क। हाँ तो 5 ही होगा, मैंने गलत लिखा होगा फिर, या फिर देख लूंगा मैं इसको। हाँ, नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो इसमें क्या है, हमारा ट्रेडिशनल बैरियर हो गया। ट्रेडिशनल बैरियर में जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिग कल्चर, अगर आप फिश के साथ में पिग कल्चर कर रहे हैं और कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो कि पिग कल्चर को अच्छा नहीं मानते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपके ट्रेडिशन के साथ में आपका जो रिलीजन है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारा ट्रेडिशनल बैरियर हो गया कि आपका जो ट्रेडिशन है वो किसी भी इनोवेशन को एक्सेप्ट करने में एज अ बैरियर काम कर रहा है। देन हमारा आता है इमेज बैरियर। इमेज बैरियर क्या हो गया कि आपने किसी चीज के बारे में अपने माइंड में एक गलत अवधारणा या फिर कुछ एक पहले से ही ऐसा माइंड मेकअप कर लिया है कि ये चीज अच्छी नहीं होगी। तो फिर क्या है कि उससे भी ये भी जो हमारा इमेज जो हमने बना दी अपने माइंड में, ये भी किसी भी इनोवेशन को या फिर किसी भी अच्छे कोई इम्प्रूव्ड वैरायटी है उसको एक्सेप्ट करने में एज अ बैरियर काम करती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देंगे तो जस्ट एज ए एग्जांपल है कि अभी जैसे लोग मीन्स क्या है कि चाइना की चीजों का बहिष्कार करते हैं। ओके, उसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि चाइना से भी काफी कुछ अच्छी चीजें निकल कर आती हैं, जैसे फोन्स काफी सस्ते होते हैं या फिर जो भी चीज है, लेकिन क्योंकि हमने माइंड में बना लिया है कि हमको चाइना का बहिष्कार करना है, उसकी चीजें नहीं यूज करनी है, तो हम उसके सामान है, उसके फोन्स हैं, उसके जो भी चीजें हैं उसको यूज नहीं करेंगे। तो ये भी क्या है कि एक जो हमारा एडॉप्शन और डिफ्यूजन में एक बैरियर का काम करता है।